नमस्कार, मैं हूं राजन झा और नए वीडियो में स्वागत है आपका। मित्रों, यह तो आप भी जानते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है और संसार का यह नियम राजनीति पर भी लागू होता है। राजनीति में भी कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। हमने देखा है अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियां भी सत्ता प्राप्त करने के लिए मिल जाती हैं और कई बार उसी सत्ता के लिए एक ही विचारधारा वाली पार्टियां अलग भी हो जाती हैं। नेता भी अपनी विचारधारा बदलकर पार्टी विशेष में शामिल हो जाते हैं और अपने पुराने सहयोगियों को गाली देना आरंभ कर देते हैं। हमने हेमंत बिस्वा शर्मा और कपिल मिश्रा जैसों को भी देखा है, जिन्होंने राजनीति की शुरुआत अलग तरीके से की और अब हिंदुत्व व बीजेपी के बड़े चेहरे हैं। तो कब कौन किससे मिल जाए और किससे अलग हो जाए, इसका अनुमान लगाना कठिन है। देश की राजनीति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं और विधानसभा की 403। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में औसत प्रदर्शन किया और परिणाम देखिए कि उनका बहुमत चला गया। हालांकि सहयोगी दलों की सहायता से एनडीए की देश में तीसरी बार सरकार बन गई, परंतु चुनौती अभी बाकी है। अब भाजपा के सामने लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की चुनौती है। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाले हैं। भले अभी 2.5-3 वर्ष बाकी हैं, लेकिन पक्ष और विपक्ष ने अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दी है। विपक्ष उत्साही है और ऐसा लग रहा है कि भाजपा को राज्य में सबसे कठिन चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक संकेत यही कह रहे हैं। प्रश्न है, वो राजनीतिक संकेत हैं क्या? एक रीजनल चैनल पर उत्तर प्रदेश के मथुरा से बीजेपी के विधायक राजेश चौधरी डिबेट में हिस्सा ले रहे थे। यूपी की राजनीति पर बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि मायावती को मुख्यमंत्री बनवाकर भाजपा ने गलती कर दी, और कैसे 6 महीने पूरे होने के बाद मायावती ने पीठ में खंजर भोंका था, वह प्रकरण आप सबको पता ही होगा। तो इस पर एंकर कोई ब्रजेश मिश्रा करके हैं, वो एंकर कम और बीएसपी के प्रवक्ता अधिक लग रहे थे। कहता है दलित को सीएम बनाया तो पछतावा हो रहा है, लेकिन वह सपा वालों से नहीं पूछ रहा गेस्ट हाउस कांड के बारे में। खैर, पार्टी के चंदे से चलने वाले इन छोटे मोटे पत्रकारों से आप आशा भी क्या कर सकते हैं। आगे बीजेपी विधायक ने बसपा सुप्रीमो मायावती को सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कहा था। अब अखिलेश यादव ने, जो कि 2024 लोकसभा का चुनाव भी बसपा के विरुद्ध लड़ा, वो आगे आते हैं और एक्स पर पोस्ट लिखते हैं कि विधायक राजेश चौधरी को बीजेपी से बाहर निकालकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। अखिलेश ने कहा कि राजनीति मतभेद अपनी जगह होते हैं, लेकिन एक महिला के रूप में उनका मान सम्मान खंडित करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। हाँ, ये गेस्ट हाउस कांड वाले कह रहे हैं। अब बात यहीं नहीं रुकी। अखिलेश के पोस्ट के बाद मायावती ने उनका आभार जताया और बीजेपी से विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बसपा और सपा की नज़दीकियां सोशल मीडिया पर ही नहीं बढ़ी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम अचल राजभर ने यह दावा कर दिया कि सामाजिक न्याय के मुद्दे पर अगले विधानसभा चुनाव में अखिलेश और मायावती फिर से साथ आ सकते हैं। मित्रों, गठबंधन को लेकर अखिलेश हमेशा असहज रहे हैं। कांग्रेस से भी उनका गठबंधन कैसे कैसे हुआ है, यह हम सभी जानते हैं। चुनाव से पहले तक शीत युद्ध चल रहा था। फिर उन्होंने देखा कि 2 राज्यों कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है और दोनों जगहों पर मुस्लिमों ने एक होकर कांग्रेस को वोट किया। अब उन्होंने विचार किया होगा कि यदि यूपी में भी ऐसा हुआ, मुस्लिमों के वोट कांग्रेस और सपा में विभाजित हुए, तो बीजेपी बाजी मार ले जाएगी। उन्होंने गठबंधन किया और इसका फायदा दोनों दलों को पहुंचा। अब राज्य के चुनाव में अखिलेश मायावती को नजरअंदाज करना नहीं चाहते। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश और कांग्रेस राज्य में मजबूत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कारण आप जाति की राजनीति समझे या बीजेपी की अंतर्कलह, जो भी हो, मायावती का बचा कुचा जनाधार यदि भाजपा की तरफ शिफ्ट हुआ, जो कि पिछले कई चुनावों से हो रहा था, तो राज्य में बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। अखिलेश नहीं चाहेंगे कि मायावती का वोट बैंक बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हो, इसलिए उनकी कोशिश होगी कि पहले मजबूत बीजेपी को परास्त किया जाए, चाहे बसपा से गठबंधन क्यों न करना पड़े। उधर बसपा दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही। विधानसभा चुनाव 2027 में यदि पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो पार्टी के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए बसपा अपने अस्तित्व की लड़ाई जीतने के लिए सपा और कांग्रेस के साथ जाने से नहीं हिचकिचाएगी। हालांकि अभी 2.5-3 साल हैं और आने वाले समय में राजनीतिक परिदृश्य कैसे होंगे, उसकी भविष्यवाणी सही होगी या नहीं, इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती, क्योंकि मथुरा के उसी विधायक के बयान पर मायावती ने भाजपा को नहीं घेरा, बल्कि भाजपा से अपील कर रही हैं कि विधायक के विरुद्ध कार्रवाई करें। आप कह सकते हैं कि यहाँ मायावती भाजपा के लिए भी एक विंडो खोल करके रखी हुई है। वहीं यदि भाजपा की बात करें तो यह सभी को स्वीकार करना चाहिए कि अभी भी सपा, कांग्रेस और बसपा के मिल जाने के बाद भी भाजपा इन सबसे कहीं अधिक मजबूत है। भले लोकसभा चुनाव में अपेक्षाकृत कम सीटें आईं, लेकिन वोट शेयर कहता है कि भाजपा ही सबसे मजबूत पार्टी है पूरे प्रदेश में। नेतृत्व की बात करें तो देश के सभी मुख्यमंत्रियों में योगी आदित्यनाथ सबसे अधिक लोकप्रिय हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। इतने कि दूसरे दलों के लोग भी उनका पालागन करते रहते हैं। योगी ने जिस तरह कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ विकास कार्यों को आगे बढ़ाया, उसे प्रदेशवासी भी महसूस कर रहे हैं। हर जाति में वे लोकप्रिय हैं, उनका अपना एक जनाधार है।
दूसरी मजबूती है पीएम मोदी। पीएम मोदी स्वयं वाराणसी से सांसद हैं। वहीं बीजेपी के कुछ कमजोर पक्ष भी हैं, जैसे अंदरूनी कलह। इस बात को नकारा नहीं जा सकता क्योंकि चीजें खुलकर मीडिया के सामने आ चुकी। कुछ दिन पूर्व आरएसएस में बीजेपी प्रभारी अरुण कुमार लखनऊ पहुंचे थे। उनके लखनऊ पहुंचने की खबरें कई दिनों से आ रही थीं। उनके लखनऊ पहुंचने से पूर्व केशव प्रसाद मौर्य एक सार्वजनिक सभा में सीएम योगी को भारत का नंबर 1 सीएम बतलाते हैं, जमकर तारीफ करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि बीजेपी ने भी अपनी कमियों पर काम करना शुरू कर दिया है। दूसरा मैसेज यह गया कि बीजेपी और संघ में कोई अनबन या दूरी नहीं है। संघ और बीजेपी ने मिलकर यूपी के प्रदर्शन पर समीक्षा की, मंथन किया। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। बीजेपी को भी पता है कि 2027 की लड़ाई आसान नहीं होगी, क्योंकि सभी जातिवादी और मजहबी पार्टियां एक होकर राष्ट्रवादी पार्टी को हराने के लिए लड़ रही हैं। भले भाजपा मजबूत स्थिति में हो, फिर भी उनको भी इन तीनों के साथ आने के बाद की परिस्थिति से लड़ने के लिए रणनीति तैयार करनी होगी। याद रखना होगा कि 2019 में भी मजबूत महागठबंधन को भाजपा ने परास्त कर दिया था, परंतु आज भाजपा पहले की तुलना में थोड़ी कमजोर नजर आ रही है, जिसको दूर करने के लिए खास रणनीति बनानी होगी। 2014 में भाजपा की रणनीति का ही फल था कि केंद्र और प्रदेश में कुल मिलाकर 4 चुनावों में सफलता मिली, 2014, 2017, 2019 और 2022। वो रणनीति थी मंडल और कमंडल को साथ रखने की नीति। एक बार फिर से बीजेपी के लोगों को सोचना होगा कि किस नीति पर चलकर विपक्ष के जाति और आरक्षण वाले चाल को असफल करना है। एक बड़ी चुनौती यह भी है कि बीजेपी दबाव में आकर अपने ही निर्णयों को पलट देती है, जिससे राहुल गांधी जैसे लोग जनता के बीच यह स्थापित कर देते हैं कि विपक्ष में रहकर भी वो सत्ता में हैं और निर्णय उन्हीं के पसंद के लिए जा रहे हैं, जिससे न्यूट्रल वोट बैंक आपके पाले में नहीं आता और समर्थक नाराज भी हो जाते हैं। इस पर भी ध्यान देना होगा। ऐसा ना हो कि आधी छोड़ सारी को जावे, आधी रहे न सारी पावे। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अलग विषय के साथ पुनः पधारेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ साझा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। देखने और सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।